नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑफिसर्स जिद में। जिद ऐसी जो तूफानों को हिला दे, जिद ऐसी जो पत्थर को भी मोम बना दे, जिद ऐसी जो आपको सोने ना दे और जिद ऐसी जो आपको कामयाब बना दे, आपको ऑफिसर बना दे, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा दे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मित्रों भूगोल। ये भूगोल की पहली क्लास है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से मतलब है कि धरती के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उसके अंदर कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं, उन सब चीज़ों को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चूँकि धरती के पृष्ठ पर, ये धरती है, ये भूपृष्ठ पर हम लोग यहाँ पर रहते हैं। धरती के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं हालांकि पूरी तरह से किसी को नहीं पता है। सभी लोगों ने अपने अपने मत दिए हैं, कुछ वैज्ञानिकों ने अलग मत दिए, कुछ ने अलग मत दिए, सबके अपने अपने अलग मत हैं। और वो सारी चीज़ें किस पे हैं? गैस पर हैं। गैस कर करके ही या कुछ चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से देख कर ही उन सब चीज़ों को निष्कर्ष निकाला गया है कि धरती के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। पृथ्वी के पृष्ठ पर जो भी परिवर्तन होते हैं, ठीक है, जो भी परिवर्तन होते हैं, चाहे वो उच्चावच हों, आपने देखा होगा पहाड़ हैं, पर्वत हैं, महासागर हैं, जितने भी उच्चावच हैं वो कहीं ना कहीं धरती की आंतरिक संरचना के ही स्वरूप हैं। आंतरिक संरचना का ही परिणाम है। आंतरिक संरचना में जब भी कोई चेंजेस आते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से वो कहाँ दिखता है? धरती के पृष्ठ पर दिखता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि धरती की जो आंतरिक संरचना है उसको पता करने के कौन कौन से स्रोत हैं, कहाँ कहाँ से हम पता कर सकते हैं कि ये धरती के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। तो इसके कुछ होते हैं प्रत्यक्ष स्रोत, प्रत्यक्ष स्रोत, और कुछ होते हैं अप्रत्यक्ष। अगर हम अप्रत्यक्ष स्रोत की बात करें तो उसमें धरती का तापमान आता है, दाब आता है, घनत्व आता है, गुरुत्वाकर्षण आता है, गुरुत्व बल आता है। और अगर हम अप्रत्यक्ष की बात करें तो इसमें जैसे प्रत्यक्ष की बात करें तो ज्वालामुखी हो गया, भूकंप आते हैं और उल्कापिंड वगैरह जो गिरते हैं। देखते हैं अप्रत्यक्ष स्रोत में धरती का तापमान, दाब, घनत्व, गुरुत्व बल, और इधर प्रत्यक्ष स्रोत में ज्वालामुखी, भूकंप और उल्कापिंड। धरती की जो रेडियस है करीब है 6371 किलोमीटर। धरती की जो रेडियस है वो 7371 किलोमीटर है, लेकिन इतनी गहराई तक पहुंचना समझ लीजिए नामुमकिन है। आज तक कोई धरती के केंद्र तक कोई नहीं पहुंच पाया है। हाँ, एक प्रयास जरूर हुआ था, गड्ढा खोदा गया था आर्कटिक महासागर में। आर्कटिक महासागर जो कि रशिया के भाग में है, ठीक है, कोला नामक जगह है, वहाँ पर 12 किलोमीटर का गड्ढा खोदा गया था। ठीक है, तो बस उसके आगे नहीं खोद पाए। क्यों? क्योंकि जब ये गड्ढा खोदा गया तो लगभग 180 डिग्री टेम्परेचर वहाँ का हो गया। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 12 किलोमीटर के अंदर ही। तो देखा गया जब 12 किलोमीटर में ही ये हालत है तो आगे जाने पर क्या हालत होगी। तो वहाँ पर कोई पहुँच ही नहीं पाया आज तक। सबने अपने मत दिए, अपने अपने विचार रखे, वैज्ञानिकों ने अलग अलग। उसके आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि धरती के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम एक एक स्रोत को हम पकड़ेंगे और उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो स्रोत है हमारा वो है तापमान। तापमान के आधार पर हम कैसे पता करेंगे कि धरती के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वहाँ की जो चट्टानें हैं वो कैसी हैं,
तापमान, धरती का जो तापमान है, ठीक है, वो स्थिर है। जब धरती बनी थी, जिस टाइम धरती बनी थी, कहने का मतलब पृथ्वी की अवशिष्ट ऊष्मा, जिस टाइम धरती बनी थी उस टाइम की ऊष्मा अभी, ठीक है, वहां पर है। पृथ्वी के अंदर कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल पाए जाते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व, ठीक है। ये रेडियो एक्टिव तत्व लगातार अपने अंदर से कुछ ना कुछ एनर्जी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एक तो हो गई धरती की अवशिष्ट ऊष्मा जो बची रही थी जिस टाइम बनी थी धरती, और दूसरी होगी रेडियो एक्टिव तत्व जो लगातार अपने अंदर से कुछ ना कुछ ऊर्जा ऊष्मा अवशोषित निकाल रहे हैं। तीसरी है जो गुरुत्व बल है, गुरुत्व बल का ऊष्मा में परिवर्तन, जो हमारा गुरुत्व बल है, ठीक है जी, यहां पर ये जीरो हो जाता है, मतलब ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है हमारा गुरुत्व बल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये तीनों चीजें हमारे तापमान इसी से देखिए वहां पर नियत है। अच्छा, जब धरती के अंदर हम जाते हैं तो पर 32 किलोमीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान होता है वो बढ़ता है, पर 32 किलोमीटर पर 1 डिग्री तापमान जो है हमारा बढ़ जाता है। इस तरह से अगर देखें हम, चूंकि धरती की जो गहराई है केंद्र तक की वो कितनी है, 6371 किलोमीटर। अगर हम पर 32 किलोमीटर पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड हम बढ़ाएं तो इस हिसाब से देखेंगे तो धरती के केंद्र तक जाते जाते तापमान इतना ज़्यादा हो जाएगा कि उस वजह से धरती के सतह पर रहना भी मुश्किल हो जाएगा और धरती के जो अस्तित्व है वो भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस गति से हम देख रहे हैं कि तापमान आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने कहा अगर इस गति से बढ़ेगा तब तो धरती पॉसिबल ही नहीं है कि बचे, फिर वो तो नष्ट हो जाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं, स्टार्टिंग में तो 32 किलोमीटर से पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, लेकिन बाद में तापमान नियत हो जाता है, बाद में चीज़ें नहीं बढ़ती हैं लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती हैं, धीरे धीरे उस रेशियो में तापमान हमारा कम होता चला जाता है। ये बात कही। ये तो रही बात तापमान की। अब बात करते हैं दाब की। ऊपर से जो भी पड़ने वाला दाब है, ठीक है, धरती में ऊपर से चट्टानों द्वारा नीचे जब दाब लगाया जाता है तो अंदर की जो चट्टानें हैं उनका घनत्व बढ़ना चाहिए, बिल्कुल। तो इस थ्योरी को उन्होंने बताया कि जो ऊपर की जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं यहाँ की भूपर्पटी का, वहाँ का जो घनत्व है वो करीब 2.7 के आसपास है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन जैसे जैसे धरती के हम केंद्र पर जाते हैं, कोर पर जाते हैं, उसका घनत्व बढ़ जाता है, करीब 11 या 12 के आसपास है, ठीक है। तो उन्होंने बताया इसीलिए होता है कि ऊपर से पड़ने वाला दाब, ठीक है, जब निरंतर बढ़ रहा है तो अंदर की चट्टानें क्या है, उनका घनत्व ऑटोमेटिकली बढ़ गया है, ठीक है। लेकिन दूसरी चीज़ उन्होंने कहा अगर दाब बढ़ता ही जाएगा तो एक इलास्टिक सीमा होती है, प्रत्यास्थ सीमा होती है, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। तो अगर बहुत ज़्यादा दाब बढ़ा देंगे, ठीक है, तो चट्टानें एक सीमा के बाद क्या हो जाएंगी, टूट जाएंगी। तो उन्होंने कहा नहीं, दाब भी एक सीमा के बाद नहीं बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो वहाँ की जो चट्टानें हैं, ठीक है, कुछ तो टेम्परेचर की वजह से गलित अवस्था में आ गई हैं और कुछ वहाँ पर ठोस अवस्था में। इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि जो अंदर का घनत्व है वो कितना है, 11 या 12 हो सकता है, और ऊपर का है करीब 2.7, ठीक है। तो दाब और यहाँ पर घनत्व की बात आ गई कि ये भी क्या है, एक जगह पर हर जगह समान नहीं है, हर जगह समान नहीं है। अब बात करते हैं गुरुत्व बल की। जो गुरुत्व बल है
ठीक है, उसका संबंध पदार्थ के द्रव्यमान से होता है, पदार्थ के द्रव्यमान से होता है। गुरुत्व बल, आपने देखा होगा कि धरती पर हर जगह गुरुत्व बल एक समान नहीं है। अगर हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो बढ़ता है और विषुवत रेखा की तरफ आते हैं तो घटता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पदार्थों का जो द्रव्यमान है वो एक समान ना होने की वजह से गुरुत्व बल पूरी धरती पर एक समान नहीं है। ठीक है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि धरती में जो भी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं उसमें भिन्नता पाई जाती है। अच्छा, अगर हम बात करें अब भूचुंबकत्व की, भूचुंबकत्व की वजह से भी हम थोड़ा सा जान सकते हैं कि धरती के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। आपने देखा होगा कि धरती चुंबक की तरह काम करती है, तो वैज्ञानिकों ने कहा कहीं ना कहीं क्रोड के अंदर, ठीक है, निकिल या लोहा अवश्य होगा, निकिल या लोहा अवश्य होगा। इस वजह से उन्होंने बताया कि वहाँ पर भूचुंबकत्व होता है। ठीक है, तो ये भी एक कारक हो सकता है हमारा धरती की आंतरिक संरचना को जानने के लिए। एक वैज्ञानिक हुआ करते थे श्वेस, उन्होंने धरती की बताया कि जो धरती है 3 भागों में डिवाइड है। ठीक है, पहले वाले को उन्होंने बताया कि यह है क्रस्ट है, क्या है, क्रस्ट है। दूसरे वाले को बताया ये है मेंटल है, ठीक है, और तीसरे वाले को बताया ये क्रोड है। क्रस्ट, मेंटल, क्रोड। क्रस्ट का बताया इन्होंने कि इसका जो घनत्व है, ठीक है, वो 2.7 से 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आसपास है। अच्छा, एक चीज़ और, जो घनत्व था हमारा, ठीक है, घनत्व, धरती का ओवरऑल घनत्व जो होता है वो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, और क्रस्ट का जो घनत्व है ये है 2.29 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि जो धरती का ओवरऑल घनत्व है वो 5.5 है और क्रस्ट का 2.7 है, तो कहीं ना कहीं केंद्र का, क्रोड का, इससे ज़्यादा होना चाहिए, है ना भाई। इससे ज़्यादा नहीं होगा तो औसत कैसे आएगा 5.5। तो इन्होंने बताया जो केंद्र का घनत्व है करीब 11 या 12 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, और मेंटल का इन्होंने बताया 2.9 से 4.7 के आसपास। देखिए, पता किसी को नहीं चीज़ें, धरती के अंदर क्या क्या चीज़ें, सब अपनी अपनी कल्पना कर रहे हैं, अपने अपने विचार रख रहे हैं। ठीक है, हर विचार के हर वैज्ञानिक के अलग अलग मत हैं। ठीक है, तो स्वेस वैज्ञानिक ने कहा था कि क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये 3 भाग हैं। ठीक है, ऊपर वाली सीमा को उन्होंने बोल दिया जो ये थी, ठीक है, इसको बोल दिया ये सियाल है। क्या है? सियाल। यहां की जो चट्टानें हैं सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी हैं। ठीक है, दूसरा जो भाग था इन्होंने बोलता मेंटल वाला, इसको बोला ये सीमा है। ठीक है, और तीसरा जो था इसको बोला निफे। ठीक है, ये क्रोड हो गया। तो सीमा का मतलब हो गया सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है, ये वाली जो है सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी है, और ये वाली सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बनी है, और ये निकिल और फेरस से मिलकर बना है हमारा क्रोड। इस फेरस की वजह से, इसी लोहे की वजह से ही ये जो है भूचुंबकत्व की तरह, ठीक है, अपना स्वभाव प्रदर्शित करती है भूचुंबकत्व की तरह। तो ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है। क्रस्ट, मेंटल, कोड, ठीक है, घनत्व 2.7 से 2.9, मेंटल का 2.9 से 4.7 और क्रोड का 11 से 12। ठीक है, अच्छा, ये तो बात रही हमारी धरती की आंतरिक संरचना के जो अप्रत्यक्ष स्रोत थे उसके बारे में।
अब हम बात करेंगे जो प्रत्यक्ष स्रोत हैं वे कौन कौन से हैं, कैसे पता चलता है कि धरती के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बताया प्रत्यक्ष स्रोतों में ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या होता है? ज्वालामुखी धरती की सतह से, ठीक है, वह छिद्र व दरार जहां से गर्म व तप्त मैग्मा निकलता है उसी को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी अंदर से, धरती के अंदर से कुछ गर्म तत्व निकलते हैं, जैसे ये धरती का पृष्ठ है, ठीक है, यहां से छेद करके कुछ ऐसा पदार्थ गरम गरम निकले, है ना, मेल्ट, इसी को बोलते हैं मैग्मा। ठीक है, और अंदर क्या होता है? मैग्मा चैम्बर। देखिए धरती के अंदर से निकल रहा है, तो वैज्ञानिकों ने कहा कुछ अंदर मेल्ट जरूर है। ठीक है, कुछ ऐसी जगह है जहां की चट्टानें गलित अवस्था में हैं, गलित अवस्था में हैं। ठीक है, अगर गलित अवस्था में नहीं होता तो ये मैग्मा निकलता? कभी नहीं निकलता। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि कुछ ना कुछ वहां पर गलित अवस्था में जरूर है, इसी वजह से यहां पर ये मैग्मा निकल रहा है। मैग्मा से जब गैसें निकल जाती हैं, ठीक है, तो उसको लावा बोलते हैं। इस वर्ड से आप लोग वाकिफ भी होंगे। ठीक है, मैग्मा से जब गैसें निकल जाती हैं तो क्या होती हैं? उसको लावा बोलते हैं। तो ये जो लावा निकलता है, ठीक है, वो धरती के अंदर से निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं इस लावे के अंदर तमाम प्रकार के खनिज, लवण, चट्टानें, ठीक है, सारी क्या होंगी? गलित अवस्था में होंगी। ठीक, तो ज्वालामुखी से ये तो पता चल गया कि धरती के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो गलित अवस्था में है, लेकिन ये नहीं पता चल पाया कि क्या क्या चीज़ें हैं और वो कितनी दूरी से आ रहा है, कितनी गहराई से आ रहा है। ठीक है, तो ये भी इस प्रकार की भी एक कल्पना की गई है कि इतनी दूरी से आ रहा होगा, इतनी दूरी से आ रहा होगा, है ना। तो ज्वालामुखी के बारे में विस्तृत रूप से हम अगली क्लासेस में चर्चा करेंगे। बस इतना जान रहे हैं यहाँ पर कि ज्वालामुखी भी एक भाग है जिसकी वजह से हम धरती की आंतरिक संरचना के बारे में हम कुछ ना कुछ एक सूचना प्राप्त करते हैं। बाकी विस्तृत रूप से ज्वालामुखी के बारे में हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। उसके बाद एक तत्व आता है भूकंप। क्या आता है? भूकंप। वैज्ञानिकों ने बताया कि आकस्मिक रूप से धरती हिलने लगती है। तो किन कारणों से हिल सकती है? कुछ ना कुछ धरती के अंदर, कुछ ना कुछ धरती के आंतरिक भाग में हलचल हो रही होगी। तो उस आंतरिक भाग के हलचल को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। जब धरती पर, ठीक है, आकस्मिक अपने आप से कंपन होने लगे, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। ये होता है भूकंप का मूल। इसको बोलते हैं अधिकेंद्र। अधिकेंद्र कहने का मतलब जहां से भूकंप आता है उसको अवकेंद्र बोलते हैं या मूल कहते हैं। अवकेंद्र या मूल कहते हैं। और धरती के पृष्ठ पर, ठीक है, जो ये इसकी तरंगे पहुंचती हैं उसको बोलते हैं अधिकेंद्र। यहाँ से आया, उत्पत्ति यहाँ से हुई भूकंप की, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अवकेंद्र। और ये इसकी जो तरंगे थी कहाँ तक आई? धरती के पृष्ठ तक आई। धरती के पृष्ठ तक अगर ना आए तो हमें पता ही नहीं चलेगा भूकंप आई कि नहीं आए। जब धरती के पृष्ठ पर आया और धरती का पृष्ठ हिलने लगा, ठीक है, हमारे घर गिरने लगे, लोगों की झोपड़ियाँ गिरने लगी, तब क्या होगा? हमें पता चला कि भूकंप आया है। ठीक है, उस जगह को हम बोलते हैं अधिकेंद्र। ठीक, तो वैज्ञानिकों ने कहा कुछ तो ऐसा है धरती के अंदर, कोई तो हलचल चल रही है जिसकी वजह से भूकंप आ रहे हैं। ठीक है, तो आगे की क्लास में हम भूकंप के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन यहां पर देख लेते हैं, जब भूकंप आता है, ठीक है, तो दो तरह की तरंगे निकलती हैं। ठीक है, एक होती हैं काया तरंगे, ठीक है, और एक होती हैं पृष्ठ तरंगे, ठीक है, या बॉडी वेव्स। पृष्ठ तरंगे, काया तरंगे दो प्रकार की होती हैं, इसको बोलते हैं पी और एस, और जो पृष्ठ तरंगे होती है उसको बोलते हैं एल। ठीक है, एक एक तरंग को हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर। पी तरंग, जो पी तरंग होती है, ठीक है, उसका जो वेग होता है, पहले समझते हैं, जो पी तरंगे होती हैं, ठीक है, वो हमारे
अधिक केंद्र पर दिखाई देती हैं। पी तरंगे हमारी कहाँ दिखाई देती हैं? अधिक केंद्र पर दिखाई देती हैं। ठीक है, इनका जो वेग होता है वह करीब 8 से 14 किलोमीटर पर सेकेंड होता है इनका वेग। ठीक है, और ये ठोस, द्रव व गैस तीनों अवस्थाओं में चल सकती हैं। ठोस, द्रव, गैस और तीनों अवस्थाओं में चल सकती हैं ये। तो उन्होंने बताया कि जो पी तरंगे थी, ठीक है, वो जब चल रही थी जब पी तरंगे चली, यहां से मान लो चली, ठीक है, आगे मीडियम चेंज हुआ, ये मुड़ गई। यहाँ पर जब मुड़ गई तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर पदार्थ गलित अवस्था में है। क्यों? क्योंकि जब तरंगें चलती हैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे पहुँचती हैं तो थोड़ा सा क्या होता है, रिफ्लेक्शन आता है। तो जब तरंगें अभी तक ठोस में चल रही थी, जैसे यहाँ पर आई रिफ्लेक्ट हो गया, तो कहा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर द्रव जरूर है, द्रवित अवस्था जरूर है। इसी तरह इधर भी हुआ ऐसा। ठीक है, करीब 102 डिग्री पर, 102 डिग्री पर। ठीक, फिर कुछ तरंगें चली जो सीधे यहाँ से आके टकराई और फिर ये रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ से टकरा गई फिर रिफ्लेक्ट। तो उन्होंने बताया कि आगे द्रव था, रिफ्लेक्शन हुआ, फिर ठोस मिला और फिर अपनी सीधी अवस्था में आ गई 143 के आसपास, 143 के आसपास। तो कहा कि ये ऐसा क्षेत्र ये यहाँ पर मिल गया जहाँ पर किसी प्रकार की कोई तरंगें नहीं गई। ठीक है, इसी को बोलते हैं पी छाया क्षेत्र, छाया क्षेत्र। इस चीज़ से उनको पता चला कि कहीं ना कहीं जो हमारा धरती है, ठीक है, उसके बीच में, धरती के बीच में ठोस अवस्था है और वहीं पर गलित अवस्था, द्रव अवस्था भी है। ठीक है, इस चीज़ को हम पढ़ेंगे आगे विस्तृत रूप में। ठीक है, अभी केवल इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि क्या है आखिर पी वेव, है ना। पूरी वीडियो हम डालेंगे इस पर, भूकंप पर। ठीक है, तब हम अच्छे से समझेंगे कि कैसे ये यहाँ पर जो तरंगे हैं रिफ्लेक्ट होती हैं, कैसे छाया क्षेत्र आता है, पूरी तरह पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हम जल्दी जल्दी इसको पढ़ा रहे हैं आपको। नेक्स्ट है यस तरंगे। यस तरंगे, इनकी जो गति होती है ये थोड़ा सा कम होती है, करीब 4 से 6 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ये सिर्फ और सिर्फ ठोस में ही चल सकती हैं, ठोस में ही चल सकती हैं। ठीक है, द्रव में ये नहीं चलती हैं। जब इसका आकलन किया गया, ठीक है, एस वेव का, यहाँ पर भी बताया था हमने कि यहाँ पर ये कुछ गलित अवस्था में था। ठीक है, तरंगे सिर्फ इधर चली गई और इधर चली गई, अंदर आई ही नहीं। तो उन्होंने कहा जब अंदर आई ही नहीं है, रिफ्लेक्शन हो गया है और ये ऐसी तरंगे हैं जो सिर्फ और सिर्फ ठोस में चलती हैं, तो पक्का यहाँ पर क्या है, कुछ गलित अवस्था जरूर है, पक्का यहाँ पर द्रवित अवस्था होगी। ठीक है, तो उन्होंने बताया जो यस तरंग छाया क्षेत्र, यस तरंग छाया क्षेत्र है जो, ठीक है, वो कितना हो गया, ये वाला हो गया पूरा 102 से 102, 102 से 102। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि यस तरंगों का छाया क्षेत्र जो है कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच में होगा। आगे की क्लास में हम लोग इसको विस्तृत रूप से डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, तो यस तरंगों की वजह से भी हमें पता चला कि धरती के बीच में कहीं ना कहीं गलित अवस्था है। ठीक है, और एल तरंगे भी इसी तरह से पी और यस का सम्मिलित भाग है। अब बात आती है उल्का पिंड। उल्का पिंड, चूंकि जब धरती बनी थी मित्रों, धरती जब बनी थी उस टाइम जिस मटेरियल से बनी थी या जिस तारे से बनी थी, ठीक है, वह सूरज था, सूर्य था। ठीक है, कहा जाता है कि सूरज के बगल से ही एक और उसका सहायक तारा निकला, सहायक तारा इसके पास से गुजरा। जब सहायक तारा इसके पास से गुजरा तो इसकी आकर्षण शक्ति से, ठीक है, इसमें खिंचाव आया और ये करीब इस तरह से इसमें खिंचाव आ गया। समय के साथ इसमें टूटन फूटन हुई और ये इससे मूल भाग से अलग हो गया। ठीक है,
तो इसके 2 टुकड़े हो गए। समय के साथ इसमें 8 छल्ले बने या 9 छल्ले बने थे, ठीक है। और उन्हीं 9 छल्लों को हमने आज की तारीख में 9 ग्रह कह दिया था। 2006 में एक ग्रह को हटा दिया गया था, वो तो अलग बात हो गई, लेकिन ये जो छल्ले बने थे, ठीक है, इन्हीं से ग्रहों का हमारा निर्माण हुआ था, ठीक है। चूंकि जो जब ग्रह बनने की प्रोसेस चल रहा था उस टाइम कुछ छोटे छोटे उल्का भी बन गए थे। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, घर में आप लड्डू बनाते हो, लड्डू बांधते हो उससे, ठीक है, तो कुछ तो लड्डू पूरा बन जाता है और कुछ छिटक के नीचे गिर जाता है। तो जो छिटक के नीचे गिर जाता है वही हमारे क्या बन गए थे, वो उल्का पिंड बन गए थे, ठीक है, वही हमारे क्या बन गए थे, उल्का पिंड बन गए थे। अच्छा, तो उल्का पिंड बनना और ग्रह बनना कहीं ना कहीं एक ही मटेरियल से बने हैं। भाई लड्डू जो है, ठीक है, बूंदी से बना, और जो बूंदी रह गई वो भी है तो बूंदी ही, तो दोनों की प्रॉपर्टी तो एक ही रहेगी ना। तो धरती बनने की प्रक्रिया में जो उल्का थे उनका प्रोसेस और धरती का प्रोसेस सेम था। तो कहीं ना कहीं जिस मटेरियल से उल्का बने होंगे उसी मटेरियल से धरती भी बनी होगी। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि उल्का पिंड का हम अगर अध्ययन करेंगे तो कहीं ना कहीं धरती का भी अध्ययन हम कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमने धरती की आंतरिक संरचना के बारे में क्या किया, गेस किया। अभी भी पूरी तरह से, ठीक है, कंफर्म नहीं है कि क्या हो सकता है धरती के अंदर, ठीक है, सारी चीज़ें गेस के आधार पर हुई हैं। अब हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ज्वालामुखी होता है, कैसे कैसे भूकंप होता है, ठीक है, प्लेट विवर्तन की क्या होती है ना। तो वो हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। और प्लीज़, आज ये पहली क्लास थी ज्योग्राफी की, इसके आगे हम बारी बारी से जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे कैसे ज्योग्राफी में, ठीक है, चेंजेस आए, धरती कैसे बनी, उसके बाद फिर अब जब पूरा विश्व का भूगोल पढ़ेंगे, फिर भारत का भूगोल पढ़ेंगे इसी कड़ी में। तो मित्रों, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे।